गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज अपन यूनिट नंबर 2 ओबी का लास्ट लेक्चर है वो अपन स्टडी करेंगे। और इस लेक्चर का जो टॉपिक है दैट इज़ जॉब सेटिस्फेक्शन एंड चेंजिंग एम्प्लॉय एटीट्यूड। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जॉब सेटिस्फेक्शन एक जो इज़ एन एटीट्यूड जो कि आपके एम्प्लॉय के बिहेवियर को शो करता है टूवर्ड्स द जॉब, कि वो उस चीज़ में फुलफिल है या वो इस चीज़ में अनसेटिस्फाइड है टूवर्ड्स द वर्क। यदि अपन एक रिसर्च की बात करें तो जो भी सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग होती हैं तो उसमें कई सारे पर्सनल फैक्टर्स सामने आते हैं। उसके अलावा जो इंडिविजुअल्स की नीड है और उनकी जो एस्पिरेशंस है, जो वो चाहता है टुवर्ड जॉब, अपनी जॉब करते वक्त वो जो चीज़ें चाहता है यदि वो उसको मिलती हैं तो वो क्या होता है, जॉब में सेटिस्फाइड होता है। उसका एटीट्यूड जो होता है, बिहेवियर जो होता है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, वो पॉजिटिव रहता है। तो एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय जो होता है, यदि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम छुट्टियां ले रहा है तो इससे ये समझ में आता है कि वो आप में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के में वो स्टे करना चाहता है। और यदि कोई डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय होता है तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा छुट्टियां लेता है, कई बार रूल्स फॉलो नहीं करता, वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में नहीं लेता, को वर्कर्स के साथ भी उसके कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते रहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स भी क्या होते हैं, कई बार इन एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि पे, प्रमोशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, वर्किंग कंडीशंस। ऐसे ही अगर वो ग्रुप में काम कर रहा है तो को वर्कर्स के साथ उसका रिलेशनशिप, सुपरवाइजर्स के साथ उसका रिलेशनशिप टूवर्ड्स जॉब सेटिस्फेक्शन। तो जो सेटिस्फैक्शन होता है वो आपके एम्प्लॉय की नीड और एस्पिरेशन को शो करता है। और यदि एम्प्लॉय आपका सेटिस्फाइड है जॉब से तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम छोड़ेगा, यानी कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से क्विट नहीं करेगा। तो यदि बीइंग एज ए एचआर मैनेजर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो स्विच ओवर रेशियो है एम्प्लॉयज़ का वो ज़्यादा है, तो इसका सीधे सीधे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉय जो है वो डिससेटिस्फाइड है टूवर्ड्स द जॉब। तो नेक्स्ट इसमें आता है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट। देखिए, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जब हम एटीट्यूड की बात करते हैं टूवर्ड्स द वर्क। पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट और दूसरा आता है इन्वॉल्वमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट में मतलब क्या होता है कि व्हेन इंडिविजुअल, कोई भी जब पर्सन, उसको ये आइडेंटिफिकेशन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ कितना जुड़ी हुई है, वो आपको कितना ग्रो करता हुआ देखना चाहती है, तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट। कि वो ऑर्गेनाइजेशन ने जो जो आपसे प्रॉमिस किए थे ड्यूरिंग जब आपको जॉब पे रखा था या जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो कितना वो अपने कमिटमेंट को फुलफिल करती है। और दूसरा होता है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है कि जब मान लीजिए वो टीम मेंबर बनना चाहते हैं या अपार्ट फ्रॉम द जॉब कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं तो कितना ऑर्गेनाइजेशन उन एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व होने के लिए मौके या अपॉर्चुनिटीज़ देती है। तो ये जो आपका इन्वॉल्वमेंट है ये आपके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर है किसी भी एम्प्लॉयज़ के लिए। और एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ें जो है वो देखा जाए तो सेल्फ मोटिवेटेड में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ऐसे इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इन चीज़ों को मोटिवेटली क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे आपके एम्प्लॉय की एज, उसने कितने साल हो गए वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, क्या वो जॉब सिक्योर है, समझता है नहीं समझता, क्या वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट ले रहा है नहीं ले रहा। तो यदि इन एक्टिविटीज़ को वो कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने कमिटमेंट को फॉलो कर रही थी, फुलफिल कर रही थी। जो एम्प्लॉय है वो पूरा सेटिस्फाइड है कि ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व कर रही है नहीं कर रही टुवर्ड्स मेकिंग डिसीजन मेकिंग। तो यदि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को फेयरली डील करती है और जब भी वो काम का अच्छा करता है उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, उसको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है, तो वो ज़्यादा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड नज़र आता है। तो यानी ओवरऑल उसका तो बिहेवियर हो जाता है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन वो बड़ा पॉजिटिव हो जाता है।
और यदि हम देखते हैं कि यदि हम एम्प्लॉयज़ को अपनी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो भी आप उसके कमिटमेंट को शो करती है। यदि आपका एम्प्लॉय को मौका मिलता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई रोल प्ले करने का फॉर फ्रेमिंग डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज़ के लिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ज़्यादा कमिटेड होता है। अब इसमें यदि हम एटीट्यूड की बात करें तो जैसे हमने कहा कि वर्कर और मैनेजमेंट दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप एक एम्प्लॉय के बिहेवियर पे इफ़ेक्ट डालता है। तो जैसे हमने कहा कि एटीट्यूड को समझना और उस सिचुएशन से हमें लर्न करना एम्प्लॉयज़ की अच्छे बिहेवियर को शो करता है। क्या सुपरवाइज़र्स उनको मौका दे रहे हैं, क्या सुपरवाइज़र्स के साथ वो एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, क्या वहाँ पे एक विनिंग कॉपरेशन चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को शो करते हैं। यदि हम पर्सनल बैकग्राउंड पर देखें, एटीट्यूड जो है वो आपकी नॉलेज और आपके मेंटल स्टेटस को शो कर रहा है। जिस तरीके से आप लोगों से बातचीत करते हैं और कि जिस तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं, यानी कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है टुवर्ड्स लुकिंग समथिंग। ऐसे ही यदि हम एटीट्यूड ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की बात करें, अब देखिए फॉर एनी चेंज यदि हम देखते हैं कि चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि डेवलप होना चाहती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो जो कि कैरियर के अंदर ग्रोथ होना चाहता है, वो तभी कर पाएंगे ये दोनों चीज़ें जब हम चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। तो चेंज को एक्सेप्ट करना जो होता है वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड को ही शो करता है। अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है तो आपका डेवलपमेंट और आपकी ग्रोथ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड होती है वो आपके फ्यूचर को और अच्छा और सिक्योर करने में मदद करती है। देखिए, लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, कई सारे क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस भी होंगी, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी होंगे। तो यदि आप उन सिचुएशन से घबरा गए और आपका बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बिगड़ता गया, उसका सारा इम्पैक्ट आपके आसपास के लोगों पे पड़ता है, जिसकी वजह से आप का बिहेवियर नेगेटिव होता चला जाता है और आप जो सक्सेस है उसको अचीव नहीं कर पाते। अब सवाल ये आता है कि हम एटीट्यूड को चेंज कैसे करें। जो नेगेटिव एटीट्यूड है ना आपका फीलिंग्स के प्रति, सिचुएशन के प्रति, वो चेंज कैसे हो सकता है? वो चेंज तब होगा जब आपको न्यू थिंग्स और न्यू आइडियाज़ देने का मौका मिलेगा। आप अपने माइंड को ओपन करेंगे और आप हर चीज़ में से न्यू आइडियाज़ डेवलप कर पाएंगे, और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है ना। जितना आप इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में आने देंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों से लर्न करना शुरू करेंगे। अब देखिए, डाइवर्सिटी क्या है वर्क प्लेस में। तो वर्क प्लेस में हमें सबको पता है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। डिफरेंट पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, है ना। डिफरेंट जेंडर के लोग होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के लोग होते हैं, डिफरेंट एज के ग्रुप होते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटी के ग्रुप होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट एजुकेशन उनकी होती है, डिफरेंट बैकग्राउंड से वो लोग आते हैं। तो डाइवर्सिटी जो है वो सिर्फ पीपल के अंदर नहीं है, कि हम कैसे उस चीज़ों को देखते हैं ये हमें समझना है। सब लोग अलग अलग हैं, पर यदि हम देखते हैं कि नहीं ये लोग गलत हैं, ये लोग गलत हैं, तो हमारा ये जो बिहेवियर है ना ये गलत हो जाता है, और यही चीज़ें दूसरे लोगों की वर्किंग कंडीशंस को इफ़ेक्ट करती हैं, आपस के रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करती है, और ये टोटल जो रिज़ल्ट आएगा वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है, राइट। तो डाइवर्सिटी क्या कर रही है कि डाइवर्सिटी है, मान लीजिए आपको सक्सेसफुल भी बना सकती है, और डाइवर्सिटी आपको फेलियर भी बना सकती है। यस, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कई बार सिचुएशंस इतनी अलग अलग हो जाती हैं, तो उस चीज़ को डील करने के लिए आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर जाएगा। यदि हम बेनिफिट्स देखें इस डाइवर्सिटी का, कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है और उसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो सिर्फ इस बेस पे डिपेंड कर रही है कि कैसे आप इस डाइवर्सिटी के एनवायरनमेंट को हैंडल कर पा रहे हैं, है ना।
अगर मान लीजिए आप इन डाइवर्सिटी के इश्यूज़ को हैंडल कर पा रहे हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉम्पिटिटिव भी हो जाएगी और सक्सेसफुल भी हो जाएगी। यदि आप इन सब के साथ मिलकर प्लान्स बना रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उनको मल्टीपल बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो और अच्छा काम होगा। और मल्टीपल बेनिफिट्स भी कैसे, जैसे अडेप्टिबिलिटी। यस आप उन लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको प्रॉपर रिसोर्सेज का आप एलोकेट कर रहे हैं और उनको यूटिलाइज कर पा रहे हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, आप उनके अकॉर्डिंग को काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनसे टाइमली सजेशंस लेते रहते हैं। तो आप इस डाइवर्सिटी के एनवायरनमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ही ब्रॉडर सर्विस रेंज, आपके पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, डिफरेंट कल्चर वाले लोग हैं। तो यदि आप उनको अपने ग्लोबल बिजनेस के अंदर यूज़ करें प्रॉपर वे से, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही जैसे हमने कहा कि जितनी डाइवर्सिटी है उतना ज़्यादा आप उन लोगों को क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। यदि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एनालाइज कर रहे हैं, उनसे आइडियाज़ ले रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के पे आप वर्क कर रहे हैं, तो आप उनके एक्सपीरियंस और उनकी नॉलेज के साथ क्या कर सकते हैं, न्यू बिजनेस स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, ताकि आप अपने उनको और एज वेल एज कस्टमर सबको सेटिस्फाइड कर सकें। और कंपनीज क्या करती हैं, वो इस डाइवर्सिटी इन वर्क प्लेस को क्या करती हैं, इंस्पायर करने के लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉय अपनी फुल कैपेसिटी के साथ, फुल पोटेंशियलिटी के साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करें। तो कंपनी क्या है, कई बार ऐसी स्ट्रेटजीज़ को डिज़ाइन करती हैं जहाँ पे हर एम्प्लॉय अपने स्किल के हिसाब से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके। और अगर एम्प्लॉय अपनी फुल पोटेंशियलिटी के साथ काम करेगा, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस एम्प्लॉय के ऊपर, चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम में किया है, चाहे उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने में किया है, चाहे उनके साथ स्ट्रेटेजी मेकिंग में किया है, तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी अच्छा मिलता है। यदि हम चैलेंजेस की बात करें, तो सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन। देखिए कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज बैरियर, कल्चर बैरियर है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज अवेलेबल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो कई बार क्या है कि इनफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है कि जो आप इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, जो रिजल्ट आप चाहते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता। दूसरा आता है रेजिस्टेंस टू चेंज। कई सारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो चेंज को अडॉप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, और उनका एक चीज़ का एक ही माइंड में सेट रहता है कि काम को इसी तरह से रहना है। तो उनका मेंटल जो स्टेटस है कई बार उस चीज़ को बार बार ये कहता है कि नहीं, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द चेंजेस, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द चेंजेस। तो इसकी वजह से भी कई बार क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाती। अगर हम देखें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस पॉलिसीज़, तो ये क्या जो चैलेंज है, ये इसमें ये माना जाता है कि जब हम एम्प्लॉय का असेसमेंट कर रहे हैं, हमारे पास जो रिसर्च डेटा है वो हमें स्ट्रेटजी मेकिंग करने में मदद करता है। ये बात तो हमें सबको पता है। पर जब हम इसको इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं इन द वर्क प्लेस, तो कहीं ना कहीं कोई रिजिडनेस आ जाती है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम अकर हो जाती है। तो इसी के साथ बच्चों अपना ये टॉपिक यहाँ का ख़त्म होता है, और आज अपनी यूनिट नंबर 2 भी ख़त्म हो गई है। तो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।